जुलाई की एक सुनसान सुबह थी। एक नौजवान लड़की जिसका नाम लिया था भारत के हिमाचल प्रदेश की एक वीरान सड़क पर अकेली खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। काफी वक्त बीत चुका था। सड़क पर सन्नाटा था, ना कोई आवाज ना कोई गाड़ी। इसी दौरान एक कार धीरे से आकर उसके पास रुकी। अंदर बैठे लोगों ने उसे लिफ्ट की पेशकश की। लिया ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसकी नजर कार में बैठे दो कम उम्र लड़कों पर पड़ी तो उसने सोचा, ये तो बच्चे हैं, इससे क्या खतरा हो सकता है। यही सोच उसके उस फैसले में आड़े आ गई जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। उसने दरवाजा खोला और कार में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और कुछ ही देर में एक सुनसान जंगल की ओर मुड़कर रुक गई। लिया को खतरे का एहसास तब हुआ जब सब कुछ उसके बस से बाहर जा चुका था। आइए देखते हैं वीडियो की शक्ल में इस सच्ची और झकझोर देने वाली घटना की पूरी कहानी, जो एक इजरायली लड़की के साथ भारत में घटित हुई। सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़की से कमरे में उतरी, लिया की आंख खुल गई। उसने करवट बदली, उठकर सीधे खिड़की की ओर चली गई और बाहर झांका। मौसम बेहद खूबसूरत था। नीली नीली सुबह, ठंडी ठंडी हवा और परिंदों की हल्की चहचहाहट ने उसे एक अलग ही मूड में ला दिया था। वो मुस्कुराई। आज उसका दिन था। इजरायल छोड़कर वो पहली बार इंडिया जाने वाली थी। उसे अपना देश बहुत पसंद था। यहीं उसका बचपन बीता था, यहीं उसकी जड़ें थीं। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक कसक थी। जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा था वो उसे अंदर से तोड़ता था। लेकिन क्या कर सकती थी? अपनी सरकार के खिलाफ बोलना आसान नहीं था। आज उसे सफर पर निकलना था। उसने अलमारी खोली, अपने पसंदीदा कपड़े निकाले और पैकिंग में लग गई। रंग बिरंगे कुर्ते, हल्की जीन, एक डायरी, कैमरा और कुछ यादों की छोटी चीजें, सब कुछ बड़े प्यार से बैग में रखा। दिल में थोड़ी सी उदासी थी, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। अब सफर शुरू होने वाला था। उसने अच्छे से चेक कर लिया कि कुछ छूट तो नहीं गया। जब सारी चीजें रख चुकी, ना सूटकेस बंद किया, पैकिंग खत्म होते ही वो नीचे गई। डाइनिंग टेबल पर उसके पापा पहले से बैठे थे। वो अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे ताकि आज दोनों साथ में नाश्ता कर सकें। उसकी मम्मी, जो एक नर्स थी, सुबह जल्दी ही हॉस्पिटल चली गई थी, लेकिन जाते जाते माँ सारा नाश्ता तैयार करके गई थी। पापा ने उसका सिर सहलाया, बस ध्यान रखना। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुमने इंडिया जैसा गरीब और अनसेफ देश क्यों चुना? यूएई जाना चाहिए था, दुनिया का सबसे सेफ देश है, हर सुविधा है। लिया ने चाय का घूंट लेते हुए हंसते हुए कहा, पापा, मैं इंडिया से वापस आकर यूएई भी जाऊंगी, लेकिन इस वक्त मेरा दिल इंडिया को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। ताजमहल, हिमालय, गंगा, सब कुछ खींच रहा है मुझे। पापा मुस्कुराए, ठीक है, पर जहां भी जाओ अपने दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लेना। नाश्ता करते करते दोनों हंसते रहे, बातें करते रहे। फिर पापा ने कहा, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। लिया ने अपना बैग उठाया और दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर हल्की धूप थी, ठंडी हवा चल रही थी, जैसे मौसम भी उसे दुआ दे रहा। कार में बैठते हुए लिया ने पापा की तरफ देखा और कहा, थैंक यू पापा, इतने सपोर्टिव होने के लिए। पापा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। जाओ बेटा, दुनिया देखो, लेकिन खुद को मत खो देना। थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट पहुंच गए। गले लगते वक्त पापा की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर गर्व भी। लिया ने अलविदा कहा और मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट के गेट की ओर बढ़ गई। एक नई दुनिया, नए सफर और अनजाने एहसासों की ओर। सिक्योरिटी चेक पूरा हुआ। लिया के हाथ में बोर्डिंग पास था और स्पीकर से फ्लाइट गेट का ऐलान हो रहा था। उसने एयरपोर्ट कैफे से एक कप गर्म कॉफी ली और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर रनवे पर खड़े प्लेन्स को वो बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। ये उसका पहला सोलो ट्रैवल था, लेकिन डर नहीं था, बस एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। वो एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रही थी जिसे अब तक उसने सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज और तस्वीरों में देखा था। कुछ देर बाद बोर्डिंग की घोषणा हुई। लिया ने अपना बैग संभाला, पर्स कंधे पर लटकाया और हल्की सी मुस्कान के साथ लाइन में लग गई। जब वो एयरक्राफ्ट की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो एक बार पीछे मुड़कर देखा, अपने देश को, अपने बचपन को, उस जमीन को जहां उसकी पहचान बसी थी। वो अपनी विंडो सीट पर आकर बैठ गई, सीट बेल्ट बांधी और एक लंबी सांस ली। कुछ ही मिनटों में प्लेन रनवे पर दौड़ने लगा और फिर उड़ान भर ली। अब लिया की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। इंडिया, जहां उसे नए रंग, नई कहानियां और एक ऐसा सच मिलने वाला था जिसका उसे इस वक्त कोई अंदाजा नहीं था।
जैसे ही लिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी, उसके चेहरे पर थकावट जरूर थी, लेकिन उससे ज्यादा एक अलग सी चमक, एक नए सफर की एक्साइटमेंट। इमिग्रेशन क्लियर करने और लगेज लेने के बाद वो बाहर आई। चारों तरफ भीड़, आवाजें, टैक्सियां, हर चीज नई थी, लेकिन लिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी होटल की बुकिंग पहले से ही हो चुकी थी, तो उसने सीधे एयरपोर्ट टैक्सी ली और होटल के लिए निकल पड़ी। होटल रूम में आते ही उसने सबसे पहले कॉफी का ऑर्डर दिया। शावर लेने के बाद वो बाहर आई और आराम से कॉफी पीने लगी। कुछ देर बाद उसने डिनर का ऑर्डर भी दे दिया। खाने के साथ साथ वो कल की प्लानिंग भी कर रही थी। कल से उसका असली ट्रैवलिंग शुरू होने वाला था, दिल्ली सिटी टूर। वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसका प्लान था लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और लोकल मार्केट्स घूमने का। ये सब सोचते सोचते लिया कब नींद में चली गई, उसे खुद पता नहीं चला। एक नई जमीन, नए लोग और अनजानी कहानियां। लिया की जर्नी बस शुरू ही हुई थी। सुबह का सूरज दिल्ली की सड़कों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। लिया की आंखें खुलते ही घड़ी की तरफ गईं। आज का दिन खास था। आज उसका प्लान था दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर मनाली जाने का। दिल्ली से मनाली का फासला लगभग 550 किलोमीटर है और फ्लाइट या टैक्सी के जरिए यह सफर 3 से 4 घंटे में पूरा हो जाता है। एयर ट्रैवल के बाद लोकल ट्रांसफर। लिया ने पहले से ही मनाली के एक शांत और नेचुरल व्यू से भरपूर रेस्ट हाउस में बुकिंग करवा ली थी। वो जल्दी से तैयार हुई, होटल से चेकआउट किया और टैक्सी लेकर सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। फ्लाइट से मनाली तक के सफर के दौरान बाहर पहाड़ों की झलक दिखनी शुरू हुई तो लिया की आंखों में चमक आ गई। यही वो नजारे थे जिनके लिए वो इतनी दूर आई थी। मनाली पहुंचते ही उसने रेस्ट हाउस की टैक्सी ली और सीधे अपने स्टे पर पहुंची। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसने सामान रखा और तुरंत लंच ऑर्डर कर दिया। लेकिन उसका प्लान खाने के बाद रेस्ट करने का नहीं था। वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने मनाली के टूरिस्ट पॉइंट्स की लिस्ट पहले ही तैयार कर ली थी। लिया ने लंच करते हुए कैमरा तैयार किया, अपने बैग में जरूरी चीजें रखीं और एक नोटबुक निकाली जिसमें वो अपनी ट्रैवल डायरी लिखा करती थी। आज से असली जादू शुरू होता है, उसने लिखा और खुद से वादा किया कि मनाली की हर सुबह को, हर शाम को, हर मोड़ को वो अपने दिल और डायरी में दर्ज करेगी। मनाली में घूमने लायक जगहें जिनका प्लान लिया ने बनाया था। हडिम्बा देवी मंदिर, लकड़ी से बना हुआ ये मंदिर देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है और एक आध्यात्मिक शांति से भरा हुआ लगता है। मनु मंदिर, मनाली के नाम से जुड़ा ये मंदिर आरुषि मनु को समर्पित है, जिनसे मानव जाति की शुरुआत मानी जाती है। सोलांग वैली, यहां से बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देखने लायक होता है। स्पोर्ट्स भी यहां का आकर्षण है। रोहतांग पास, अगर रास्ते खुले हों तो ये बर्फीला स्वर्ग किसी ड्रीम वर्ल्ड जैसा लगता है। वशिष्ठ कुंड, गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध ये जगह लिया की लिस्ट में जरूर थी। मॉल रोड, लोकल क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और खाने पीने की चीजों के लिए फेमस और यादगार खरीदने के लिए परफेक्ट जगह। लिया पूरे दिन मनाली की खूबसूरती में डूबी रही। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि वक्त कब बीत गया। जब होश आया तो आसमान काला हो चुका था और रात की ठंडी हवा चलने लगी थी। वो अब एक सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी, सोचते हुए कि काश कोई टैक्सी मिल जाए तो अपने रेस्ट हाउस जल्दी पहुंच जाए। उसे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन एक तसल्ली थी कि रेस्ट हाउस ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही मिनट की दूरी। लिया ने सड़क किनारे रुककर किसी गाड़ी के इंतजार में नजरें दौड़ाईं। तभी एक काली कार उसके पास आकर धीरे से रुकी। कार में 4 लड़के बैठे थे, 2 आगे की सीट पर, जिनकी उम्र करीब 22 और 24 साल रही होगी, और 2 पीछे की सीट पर, जो दिखने में 14 और 16 साल के मासूम लग रहे थे। लिया ने उन छोटे लड़कों को देखकर सोच लिया कि शायद ये ठीक होंगे और बेझिझक कार में बैठ गई। उसने ड्राइवर को बताया कि रेस्ट हाउस ज्यादा दूर नहीं है, बस पास ही है, और मन में सोचा कि जल्द ही पहुंच जाएगी। गाड़ी चलने लगी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर ड्राइवर ने अचानक गाड़ी को एक कच्चे और सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। लिया चौंकते हुए बोली, ये कौन सा रास्ता है? मेरा रेस्ट हाउस तो इस तरफ नहीं है। उसके बोल खत्म भी नहीं हुए थे
कि गाड़ी एक वीरान सी जगह पर रुक गई। चारों तरफ अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, कोई इंसान नहीं। पीछे बैठे कम उम्र लड़कों ने, जिन्हें लिया ने मासूम समझा था, उसके दोनों बाजू कसकर पकड़ लिए और आगे बैठे दो लड़कों ने भी सख्त चेहरों के साथ लिया के दोनों बाजू थामे खड़े थे। उनके चेहरे पर वो बेरहमी साफ झलक रही थी जो अक्सर ताकत के घमंड में आ जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कम उम्र के लड़के भी से घेर चुके थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और एक अजीब सा डर, जैसे उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। फिर भी उनके हाथ लिया की गिरफ्त में शामिल हो चुके। लिया की आवाज उभरी, डर, प्लीज छोड़ दो मुझे। लेकिन उस अंधेरे में इंसानों के चेहरे लगाए हुए दरिंदे खड़े थे। लिया सड़क के किनारे मुश्किल से खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और चेहरे पर डर। वो लड़खड़ाते कदमों से चलने की कोशिश कर ही रही थी कि दूर से साइकिल की घंटी सुनाई दी। एक दूध बेचने वाला आदमी था। साइकिल पर दूध के डिब्बे लटके हुए थे। जैसे ही उसकी नजर उस बुरी हालत में खड़ी लड़की पर पड़ी, वो तुरंत रुका। लिया की हालत देख वो बहुत घबरा गया। उसने जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल की। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। उसने उस आदमी की मदद से लिया को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही लिया होश में आई और बात करने लायक हुई, एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसका बयान रिकॉर्ड किया। लिया ने विस्तार से पूरी घटना बताई, कैसे वह रात को लेट मनाली में घूमने के बाद अपने गेस्ट हाउस लौट रही थी। तभी एक काली कार उसके पास आकर रुकी और 4 युवकों ने उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया। लिया ने उस काली कार के बारे में कई अहम जानकारियां दी। कार का मॉडल, नंबर प्लेट के कुछ अंक और कार के अंदर मौजूद चीजें। पुलिस ने तुरंत इलाके की सभी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करना शुरू कर दी, खासकर उन कैमरों की जो उसी सड़क और आसपास के चौराहों पर लगे थे। इसके साथ ही पुलिस ने उस इलाके के मोबाइल टावर डेटा की जांच शुरू की ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस समय वहां कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे। पुलिस ने आसपास के सभी होटलों, गेस्ट हाउसों और रेस्ट हाउसों की लिस्ट निकाली और वहां ठहरने वाले सभी लोगों की डिटेल्स खंगालनी शुरू की ताकि संदिग्धों की पहचान हो सके। अस्पताल में लिया का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया, जिसमें डीएनए सैंपल्स लिए गए। पुलिस ने ये सैंपल्स फौरन फॉरेंसिक लैब भेजे ताकि उन्हें राष्ट्रीय क्रिमिनल डाटाबेस से मैच किया जा सके। इसके अलावा पुलिस ने मीडिया के जरिए जनता से अपील की कि अगर किसी ने उस रात उस गाड़ी को देखा हो या कोई संदिग्ध गतिविधि नोट की हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करे। पुलिस की तेज और तकनीकी जांच की बदौलत कुछ ही दिनों में उन 4 युवकों की पहचान कर ली गई। ये सभी स्थानीय युवक थे। पुलिस ने उनके घरों पर छापे मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इजराइल से आई वह लड़की, जिसकी रूह पर गहरे जख्म थे, चुपचाप इस मुल्क को छोड़कर चली गई, लेकिन आज तक इंसाफ का इंतजार कर रही होगी। इस दर्दनाक हादसे को अब 9 साल बीत चुके हैं, मगर उसके गुनहगारों को आज तक सजा नहीं मिल सकी। ऐसे ही न जाने कितने और केस हैं जिनके पीड़ित वर्षों से इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन उनके अपराधी आज भी खुलेआम आजादी से घूम रहे हैं, बेखौफ, बेपरवाह और सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाते हुए। विदेशी महिलाएं जो भारत की संस्कृति, इतिहास और मेहमान नवाजी से आकर्षित होकर यहाँ आती हैं, वे अक्सर डर, शर्म और सदमे के साथ अपने देश लौटती हैं। कुछ मामलों में पीड़ित महिलाएं अपने देश जाकर भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करती हैं, जो न केवल भारत की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि पर्यटन उद्योग के लिए भी एक बड़ा झटका साबित होती है। यह कटु सत्य कि न केवल अपनी बेटियां बल्कि अतिथि बनकर आने वाली महिलाएं भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, पूरे समाज को एक आईना दिखाता है। भारत में हर दिन औसतन 90 से अधिक महिलाएं और बच्चियां बलात्कार जैसी दरिंदगी का शिकार बनती हैं, और यह तो सिर्फ वे केस हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं। असली सच्चाई इससे कहीं अधिक भयावह है। हर घंटे 4 से 5 बलात्कार के केस दर्ज होना हमारे समाज के चेहरे पर एक ऐसा काला धब्बा है जो मिटने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य बलात्कार की घटनाओं में सबसे आगे हैं। ऐसा लगता है कि इन इलाकों में महिलाओं की इज्जत
दरिंदों के रहमोकरम पर छोड़ दी गई है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल भारत में 30 से 35 हजार बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन सच यह है कि सामाजिक दबाव, बदनामी का डर और पुलिस की लापरवाही के कारण हजारों मामले कभी सामने आते ही नहीं। कई पीड़ित लड़कियां चुप्पी के अंधेरे में दफन हो जाती हैं और दरिंदे खुलेआम घूमते रहते हैं। ये आंकड़े सिर्फ दर्ज हुई दरिंदगी की तस्वीर है। असलियत इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक है। भारत की गलियों में, घरों में, स्कूलों में, दफ्तरों में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सवाल यह नहीं है कि अगली घटना कब होगी, सवाल यह है कि हम कब जागेंगे। भारत में बलात्कार की बढ़ती घटनाएं अब सिर्फ देश की महिलाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विदेशी लड़कियां भी इस वहशीपन का शिकार बन रही हैं। पर्यटन के लिए आने वाली कई विदेशी महिलाओं को यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और सामूहिक बलात्कार जैसे भयावह अनुभवों का सामना करना पड़ा है। ये घटनाएं न केवल मानवता के लिए शर्मनाक हैं, बल्कि भारत की वैश्विक छवि पर भी एक बड़ा धब्बा है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली, गोवा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों पर विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार के कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। कुछ मामलों में पीड़ित महिलाओं को नशीली चीजें खिलाकर शिकार बनाया गया, तो कहीं टैक्सी ड्राइवर या गेस्ट हाउस के स्टाफ ने उन्हें निशाना बनाया। कई मामलों में पुलिस पर भी यह आरोप लगे कि उन्होंने पीड़ित महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। दरिंदगी की यह आग अब सीमाएं नहीं देखती। औरत सिर्फ औरत होती है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, और दरिंदा सिर्फ दरिंदा, चाहे वह किसी भी रूप में हो।